हेलो प्यारे बच्चों, स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स के बारे में। अभी तक हमने दो वीडियोस में जो बातें की हैं वो हैं हमारे आर्टिकल। सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। और सेकंड वीडियो में हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। अब पिछली वीडियोस के अकॉर्डिंग हम दो बातें कर चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हम दो रूल क्लियर कर चुके हैं यहाँ तक। और जब तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता हम इस पे एज इट इज चलते रहेंगे, यानी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट के लिए हम इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है, जहाँ भी डाउट आता है आप मुझे बता सकते हैं। अब हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी वो जो दो रूल थे, एक था रिलेटेड टू कंट्री और प्लेस और दूसरा था फेमस पर्सन। ये दो रूल हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, पिछली दो क्लासेस में। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं इसी आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में ही। यानी हम जब तक डेफिनेट आर्टिकल द के कुछ एक्सेप्शनल रूल्स कंप्लीट नहीं हो जाते इसी पे कंटिन्यू करते रहेंगे। और इन्हीं रूल्स से हम ये जज कर पाएंगे कि अब हमें पहले से कितना ज़्यादा समझ आया है। आपको आर्टिकल्स तो पहले भी आते होंगे, आपको लगता होगा आर्टिकल एक आसान सा चैप्टर, मोस्टली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है आर्टिकल एक आसान सा चैप्टर है, हम आर्टिकल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं आर्टिकल के एक्सेप्शनल की, आर्टिकल में ऐसे रूल्स की जो विशेष हैं, ऐसे रूल्स की जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं, जब भी हम इनकी बात करते हैं तो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा कि आप पिछली दो वीडियोस में देख भी चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप नहीं जज कर पाते हैं कि यहाँ पे आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्यों और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों। और जैसा कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि वोकैब भी होनी चाहिए, तो हम कुछ वोकैब भी करेंगे वीडियो की लास्ट में। लास्ट की जो 10 मिनट्स हैं उसमें हम आज वोकैब की भी बात करने वाले हैं। हम डेली के 10 से 15-20 वर्ड याद करते रहेंगे और हमारे पास एक अच्छा वोकैब सेक्शन होगा जिसमें हम कह सकते हैं कि जल्दी हम उनको लर्न कर सकते हैं। हम कई तरह से कर सकते हैं, रूट वर्ड से कर सकते हैं, उनके कई सारे तरीके हैं जिनसे हम करेंगे और समझेंगे भी। तो आज हम वोकैब की भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज वाली क्लास, जिसमें हम कह सकते हैं आज हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में ही। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी फेमस या फेमस हो या ना हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिछली बात में भी हम पिछले रूल में भी हमने फेमस से रिलेटेड एक बात की थी, वो था फेमस पर्सनैलिटी। कोई साधारण पर्सन, सिंपल पर्सन या फिर फेमस पर्सन, दोनों में से किसी के भी साथ द का यूज़ करते थे या नहीं, वो पिछली क्लास की बात थी। आज हम बात करेंगे अगर आपके सामने किसी बीमारी का नाम दे दिया जाए, अगर आपके सामने किसी भी बीमारी, यानी आप कह सकते हैं नेम ऑफ द डिजीज़ के साथ, नेम ऑफ द डिजीज़ के साथ द का प्रयोग करते हैं या नहीं। और यहाँ आपको बहुत सारे डाउट हैं और मोस्टली डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जब डाउट है तो पूछा तो जाएगा ही। He is suffering from dash cancer. He is suffering from dash cancer. और यहाँ पर अब हम 4 ऑप्शन लेके नहीं चल रहे हैं। हमारे पास जब हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑप्शन है सिर्फ 2, और वो 2 क्या, या तो द का यूज़ होगा या फिर नहीं होगा। हम 4 की भी बात करेंगे, पहले हम 2 को एक बार अच्छे से समझने के बाद हम नेक्स्ट पे भी आएंगे, हम 4 की भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है 2 के बारे में, आएगा या नहीं आएगा, और आपको इनमें से ही बताना है। और यहाँ पे आपके सामने कह सकता है ही इज सफरिंग फ्रॉम और फिर एक डैश और उसी के साथ फीवर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि द लगाऊं या हटा दूं।
और ऐसा नहीं है कि मैंने 2 ही नाम लिखे, आप किसी भी बीमारी का नाम यहाँ पर, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, आप सोच लीजिए। और आपको सिर्फ यहाँ पे फिर डिफाइन करना है कि आप यहाँ पर द का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको? अब अगर यहाँ पर द लगाएंगे, फिर मैं वही बात आपसे पूछने वाला हूँ, अगर लगाएंगे तो उसका रीज़न क्या है और नहीं लगाएंगे तो उसका रीज़न क्या है। अगर आपको क्लियर है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इसमें भी कई सारे एक्सेप्शनल्स आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, और आप क्लियर नहीं बता पाते हैं कि द का यूज़ करें या ना करें। आओ क्लियर करते हैं उसी को। अब यहाँ पे कहता है, आप बताइए लगा दूँ या हटा दूँ, और यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी भी नेम ऑफ द डिजीज़ के साथ, किसी भी नेम ऑफ द डिजीज़ के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी नेम ऑफ द डिजीज़ के साथ, किसी भी नेम ऑफ द डिजीज़ के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको कई सारे नाम दिए, आपने कहा मलेरिया, आपने कहा फीवर, कोई भी, और मैंने एक ऑप्शन दिया कैंसर। हम यहाँ पर कह सकते हैं बीमारी का नाम जब आपके सामने दिया गया है, और कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर बड़ी बीमारी का नाम है तो दा लगा दें, छोटी का नाम है तो हटा दें, जबकि ऐसा कोई रूल है ही नहीं। अब कैसे जज करोगे बड़ी बीमारी कौन सी होती है, छोटी बीमारी कौन सी होती है? अब बीमारी को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, छोटी है या बड़ी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छोटी बड़ी से हम जज नहीं कर सकते, जबकि बहुत सारे बच्चे ऐसा रिप्लाई देते हैं और वो कहते हैं कि लगाने का रीज़न मुझे ऐसा लगा कि बड़े के साथ लगा दे, छोटे के साथ हटा दे, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया किसी भी नेम ऑफ द डिजीज़ के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी नेम ऑफ द डिजीज़ के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी हम सीधा कहेंगे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। किसी भी बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये हमारा एक फर्स्ट रूल बन जाता है। नेम ऑफ द डिजीज़ के साथ, बीमारियों के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, हमने मान लिया नेम ऑफ द डिजीज़ के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर एक्सेप्शनल क्या होगा? अब सोचिए, अगर हम कहते हैं कि नहीं होगा तो फिर एक्सेप्शनल क्या होगा? यानी एक्सेप्शनल होगा किया जा सकता है। बताइए कब किया जा सकता है? अब सेकंड बात तो यही आती है, अगर हम कह रहे हैं नहीं किया जा सकता तो ठीक है, हमने मान लिया नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने कहा इसका उल्टा भी है, एक सेकंड रूल भी है, और सेकंड कहता है बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। तो फिर डाउट ये आता है, अब सेकंड रूल में क्या बताएं कि किस बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है? कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ आप द का प्रयोग करते हैं? और ये बात यहाँ पर विशेष बन जाती है। और मोस्टली हम बुक्स में पहला रूल पढ़ते हैं और कह देते हैं आर्टिकल हमने याद कर लिया, हमने कुछ बातें याद कर ली, बीमारी के नाम के साथ द नहीं आता, प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के साथ द नहीं आता, ताजमहल लाल किले के साथ द आता है, सूर्य चंद्रमा तारों के साथ द आता है। लेकिन सोचिए क्या उससे आपका काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। आप मोस्टली यही करते हैं कि एक बुक से आप 20, 25, 30 रूल्स याद कर लेते हैं जो सिंपल करें करें करें, द का यूज़ ना करें ना करें ना करें, और आप सोचते हैं कि आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। नहीं, आपको बड़ी गहराई के साथ एक एक वर्ड, एक एक लाइन, हर एक सेंटेंस समझना होगा। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करके देखनी होगी कि आप कितना कर पाते हैं, और अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे बताइए। आते हैं सेकंड रूल पे। अब कहता है सेकंड रूल ये कहता है कि किसी भी बीमारी के नाम के साथ, पहला था किसी भी बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरा आता है बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन उठता है कौन सी, किस बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है? अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, किस बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है? और वहाँ पर आपको कहता है हम मम्स के साथ द का प्रयोग करते हैं, मीसल्स के साथ द का प्रयोग करते हैं,
फ्लू के साथ दा का प्रयोग किया जा सकता है, प्लेग के साथ दा का प्रयोग किया जा सकता है, और ये ऐसे बीमारियों के नाम हैं जिनके साथ हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। और आपके सामने फिर से एक नया रूल बन गया जिसे आप कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शनल। वैसे तो एक्सेप्शनल नाम की चीज़ क्या होती है? एक्सेप्शनल कुछ भी नहीं है। जिन रूल्स का आपको नहीं पता और वो रूल्स उल्टे चलते हैं, यानी एक बार लगाया दूसरी बार हटा दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल। क्या एक्सेप्शनल है इसमें? कुछ भी नहीं। हमें नहीं पता है तो ये एक्सेप्शनल बन जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं किस बीमारी के नाम के साथ दा का प्रयोग करते हैं और किसके साथ नहीं करते। और मैंने आपको बता दिया, पहली बात ये कह सकते हो किसी के साथ नहीं करते, ऐसा आप कह सकते हो किसी के साथ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया इनके साथ तो करते हैं। यानी जब भी आप कहेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम, अगर आप लिखने जा रहे हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश मम्स। अब यहां पर मैंने वहां पर एग्जांपल दिया था ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और मैंने कहा दा नहीं आएगा। अब मैं कह रहा हूं दा जरूर आएगा, और भी इन बीमारियों के नाम के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। और ये आपका नेक्स्ट रूल बन गया। अब यहाँ पे कहता है सेकंड रूल बन गया है जिसे हम कह सकते हैं बीमारी, कुछ बीमारियों के नाम के साथ। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, और एक बात ये भी है कि साथ के साथ मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली कमेंट्स को मैं देख भी रहा हूँ और मोस्टली बाद में देख लेता हूँ, लेकिन बीच में रिप्लाई देने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। हम जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, और जो भी आपके कमेंट आते हैं मैं उनको पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर रिप्लाई उनका दूंगा। अब यहाँ पे मम्स क्या है? मम्स एक बीमारी का नाम है। अब सोच रहे होंगे ये कौन सी बीमारी है? मम्स गले की बीमारी है जिसमें गला फूल जाता है दोनों साइड से, और हिंदी में भी मोस्टली इसको वैसे तो मम्स ही बोलते हैं, लेकिन अलग अलग कई सारे नाम इसको दिए जाते हैं। यानी आप इतना समझ सकते हैं मम्स एक गले की बीमारी है, ठीक है। तो मिसल्स क्या है? मिसल्स को हिंदी में आपने सुना होगा चेचक, शरीर पे दाने से हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिसल्स। और फ्लू तो आपने बहुत बार सुना होगा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और सर्दी जुकाम खांसी, ये सब फ्लू हैं। प्लेग को हिंदी में भी प्लेग कहा जाता है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्लेग ही कहा जाता है, और इन बीमारियों के नाम के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। तो हम फिर से बात करते हैं। पहला हमने कहा किसी भी बीमारी के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये किसी भी शब्द जो मैंने यूज किया ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत साबित हो जाता है, क्योंकि किसी भी का मतलब तो फिर क्या ये बीमारियाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ के साथ करते हैं बाकी के साथ नहीं करते हैं। अब आते हैं थर्ड रूल पे, और नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल कहता है, अब मैं पहले आपको एक सेंटेंस देना चाहूँगा फिर हम रूल पे आएंगे। ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैंसर ऑफ डैश लंग्स, यानी वह फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैंसर ऑफ डैश लंग्स, यानी जो कैंसर है उसे वो फेफड़ों में है, फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित है। अब यहाँ पर वो आपसे कहना चाहता है, फिर से वही दो ऑप्शन आपके सामने लेके आएगा, लगा दूँ या हटा दूँ, और आपको बताना है लगा दे या हटा दे। और फिर से सेकंड ऑप्शन में भी सेम आता है, लगा दें या हटा दें। और अगर आप इसका रीज़न भी जानते हैं, देखो हो सकता है आप आंसर जानते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे बात है रीज़न की। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका रीज़न भी जानते हैं? आपको मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ, आपको रीज़न के साथ पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी। आंसर्स तो कोई भी निकाल सकता है। हम अगर आपके सामने यहाँ पर कह दिया, एक ने कहा ये आएगा, एक ने कहा ये आएगा, तो एक तो ठीक है, या तो इसका ठीक हो सकता है या इसका, लेकिन जब एक कहेगा कि यहाँ दा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बीमारी का नाम है और बीमारी के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बात ज़्यादा अच्छी रहेगी।
अब यहां पर कहता है ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैंसर, और बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहां पर आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। चलो आगे बढ़ते हैं। कैंसर ऑफ डैश लंग्स, अब वो कहता है कैंसर कहां पर है, कैंसर है फेफड़ों में, लंग्स में। अब यहां पर द का यूज करें या ना करें, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, और मुझे बताइए द लगा दूं या हटा दूं। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लगा देना चाहिए, कुछ सोच रहे होंगे हटा देना चाहिए। 1 मिनट के लिए ये भी सोचिए, अगर लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो ये भी बताना पड़ेगा, और अगर हटा रहे हो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये तो बीमारी का नाम भी नहीं है। चलो ये तो बीमारी का नाम है, हमने नहीं लगाया, ये तो बीमारी का नाम भी नहीं है, फिर भी क्यों, अब हटाना क्यों। और अगर आप कहते हैं हटा नहीं रहे हम तो लगा रहे हैं, तो फिर लगाना क्यों, लगाने का भी तो कोई रीज़न होगा, इस वजह से हमने लगाया, और आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आंसर की बात करें, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ द लंग्स, और तीसरे रूल में आपको कहना चाहता हूं कि द का यूज़ ज़रूर होगा। हमने तीसरे रूल में कहा द का यूज़ ज़रूर होगा, और ऐसा जब भी कोई रूल आता है तो आपके सामने फिर से वही बात है कि ये रूल्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं। एक बार लगाया, एक बार हटा दिया, फिर लगा दिया, फिर हटा दिया, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में जिस दिन बैठोगे ना, उस दिन सोचोगे लगाऊं या हटाऊं, क्योंकि वहाँ आपके सामने सारे सेंटेंस नहीं होंगे, इनमें से कोई एक सेंटेंस होगा, और आप सोच रहे होंगे, आपको दोनों अच्छे लगेंगे। मैं एक बात बता देता हूँ, आपको दोनों आंसर अच्छे लगेंगे, लगाने वाला भी और हटाने वाला भी। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जहाँ आपको दोनों ऑप्शन अच्छे लगते हैं। एक ऑप्शन दे देता हूँ, आपको बताना है, और ये सेंटेंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको दूंगा, ये आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर ढूंढ के मुझे देना है, और बहुत ही आसान है। द अर्थ मूव्स डैश द सन, और मैं यहाँ पे आपको ना 4 की बजाय 2 ही ऑप्शन दूंगा। पहला राउंड, दूसरा अराउंड, और मैं आपको इसकी हिंदी भी बता देता हूँ ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए आप लोगों का। द अर्थ मूव्स डैश द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और राउंड का मतलब भी होता है चारों तरफ, और अराउंड का मतलब भी होता है चारों तरफ। तो यहां पर आप मुझे बताएंगे आपका आंसर राउंड है या अराउंड है, और ठीक है आपको ये एक बता देंगे। फिर वही बात है कि आप राउंड बता देंगे, आप अराउंड बता देंगे, लेकिन फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आपका आंसर राउंड क्यों आया है, आपका आंसर अराउंड क्यों आया है। आपको ये चीज़ भी डिफाइन करनी है कि राउंड लगाने का रीज़न ये है और अराउंड लगाने का रीज़न ये है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा, और मैं आपको रीज़न के साथ भी बताऊंगा कि राउंड क्यों लगाएंगे, अराउंड क्यों लगाएंगे। अगर आपको अभी पता है तो अभी बताइए, नहीं पता है तो सोचिए, और आपको ये फाइंड आउट करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अब यहाँ पर कहता है द अर्थ मूव्स डैश द सन, राउंड और अराउंड। तो किसी भी वर्ड में आपको सबसे पहले मीनिंग पता होना ज़रूरी है, तभी आंसर निकाल पाएंगे। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, लेकिन कंप्लीट नहीं बताया है। अब मैंने तो सेम बता दिया, चारों तरफ चारों तरफ। एक पहली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, लुक, सी, वॉच, गेज, स्टेयर, पीप, पियर, और मैंने कहा था ये जो सभी वर्ड्स हैं ना, इनकी हिंदी तो एक ही है, हिंदी है देखना, लेकिन देखना तो अलग अलग प्रकार से है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अब ये किस प्रकार से देखना है, और इसमें से इनमें से कौन सा आंसर आएगा। फिर आप क्या करते हैं, जचा के देखते हैं, और जो आंसर आपको अच्छा लगता है आप 2 बार 3 बार बोल कर देखते हैं, पढ़ कर देखते हैं, और फिर आप कहते हैं ये अच्छा सा लग रहा है थोड़ा सा, इसलिए ये आंसर हो जाना चाहिए, और आप उसी पे टिक करके आ जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है अच्छा लगने वाला आंसर हो, यहाँ तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। वैसे आपको राउंड भी अच्छा लगेगा और अराउंड भी अच्छा लगेगा। और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आप
छठी, सातवीं या पाँचवीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उससे भी पहले स्टार्ट कर देते हैं और आप पढ़ते ही आ रहे हैं, और अगर आज भी आप इसमें गलती करेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत इसमें ज़रूर होगी। और मैं यहाँ सिर्फ आपको अभी आंसर बता रहा हूँ, लेकिन रीज़न नहीं बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊँगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। और अगर इन दोनों में से बात करते हैं आंसर की, तो हम कह सकते हैं राउंड आंसर सही है और अराउंड सही नहीं है। अब वैसे तो दोनों सही माने जाते हैं, लेकिन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा है, तो मैं कहूँगा राउंड इज़ द बेस्ट आंसर है। इस सेंटेंस में यहाँ पर राउंड अराउंड से ज़्यादा अच्छा आंसर है, इसलिए हम राउंड का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे वो आपके लिए है, आप ढूंढेंगे, मुझे बताएंगे, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। वापस आते हैं अपने उसी रूल पर, डेफिनेट आर्टिकल द, जो कि बीमारी से रिलेटेड है। तो बीच बीच में हम छोटी मोटी बातें लेते रहेंगे और ये बातें आपको ज़रूर याद रहेंगी। और आपको ना आर्टिकल याद नहीं करना है, आपको ये चीज़ें समझनी है, आपको रटना नहीं है, आपको समझनी। अभी तक मैंने आपको जितने रूल्स कराए, मैं जानता हूँ आपको वो याद हो गए हैं अपने आप उनको समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है, किसी भी डाउट के लिए आप मुझे बता सकते हैं, वो चाहे कोई सेंटेंस हो, कोई रूल हो। अब पिछली क्लास में किसी ने बताया था कि मॉडल्स कराने हैं, तो मॉडल्स भी करेंगे, आर्टिकल को भी कंप्लीट करेंगे, मॉडल्स भी करेंगे, प्रेपोजिशन भी करेंगे, टेंसेस भी करेंगे, बेसिक टू एडवांस, हर एक चैप्टर को क्लियर करेंगे, डाउट्स ही नहीं बचेगा। किसी भी चैप्टर में किसी भी डाउट के लिए हम बात करेंगे, तो उसके लिए तो आप डोंट वरी। नेक्स्ट, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ द लंग्स, और मैंने कहा द का यूज़ सही है, यानी हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। ठीक है, करेंगे, मान लिया, लेकिन रीज़न तो नहीं बताया। रीज़न अभी बता देते हैं। कहता जब भी किसी बीमारी के नाम के साथ, अब यहाँ पर कैंसर क्या है, बीमारी है, जब भी किसी बीमारी के नाम के साथ शरीर के पार्ट का नाम दे दिया जाए, जब भी किसी बीमारी के नाम के साथ शरीर के पार्ट का नाम दे दिया जाए, तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। ये तो नया रूल बन गया। यदि किसी भी शरीर के पार्ट का नाम बीमारी के नाम के साथ दे दे, आपको ये बता दे कि ये बीमारी है, इस पार्ट में है, तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। तो रीजन आपको पता लगा। ये क्या है, बीमारी। ये बीमारी कहाँ पर है, लंग्स में है, तो द किसके साथ लगाऊं, इसके साथ तो नहीं लगा सकते, तो इसके साथ ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब आप सोचेंगे इनके साथ पार्ट्स दे दे, तो पहली बात मम्स, मैंने आपको बताया मम्स होती ही गले में है। अब ऐसा थोड़ी कि कैंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स में ही हो सकती है, नहीं, कहीं भी हो सकती है। और भी एग्जाम्पल लेंगे अभी। लेकिन मम्स तो हाथ में, पैर में, सिर में हो ही नहीं सकता, इसलिए मम्स कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ गले में होगा। इसलिए ज़रूरत ही नहीं है इसके साथ पार्ट लगाने की, ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, मिसल्स में कहता है कि चेचक आपके पूरे शरीर पर होता है, यहाँ पर ये नहीं होता ये हाथ में, सिर में, पैर में कहीं एक जगह हो जाए, ये तो आपके पूरे शरीर पर होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी दाल लगाने की ज़रूरत या पार्ट्स का नाम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लू, अब फ्लू आपको सर्दी जुकाम खांसी हुआ होगा कभी, तो कहाँ पर होता है, ऐसा तो नहीं हाथ में जुकाम है, नहीं होता है ना ऐसा। सिर में जुकाम हो जाए नहीं हो सकता, पैर में हो जाए नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी नाम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लेग में भी ऐसा ही है कि आप उसे ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में इस बीमारी का नाम ऐड कर लिया जाए। थोड़ा सा आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 4। अब मैं आपको रूल नंबर 4 में इसी की तरह एक सेंटेंस लिख कर देना चाहूँगा, आपको आंसर बताना है। आंसर मोस्टली मैं सेंटेंसेस सेम यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप एक बार कंपेयर कर सकें अच्छे से, क्योंकि सारे सेंटेंसेस मिलते जुलते हैं और जब आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ही
is suffering from dash cancer on dash hand। ये लीजिए एक और अच्छा और ऐसा ही सेंटेंस मैं आपके लिए ले आया हूँ। अब आप मुझे फिर से बताएंगे, और देखिए लगभग सेम है, इसमें तो चेंज ही नहीं है, यहाँ तक भी बिल्कुल सेम है, इससे आगे थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन कोई बात नहीं। रोल नंबर 4 में लेके आए हैं, आंसर आपको बताना है। ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैंसर, और आपके सामने फिर से 2 ऑप्शन, लगा दूं या हटा दूं, लगा दूं या हटा दूं। और आप यहाँ पे कहेंगे अब तो सर हमें पता है, अब तो हम कंफर्म हैं, और यहाँ से हटा दीजिए। यानी कैंसर के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो हमने मान लिया, हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपने कहा यहाँ से हटा देते हैं और हमने हटा दिया, तो यानी कि कैंसर के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करते हैं। He is suffering from cancer on dash hand, और आप बड़े समझदार हैं। अब आप यहाँ पे कहेंगे ये बीमारी का नाम है और ये बीमारी उसके इस पार्ट में है, और जब भी बीमारी के नाम के साथ शरीर के पार्ट का नाम दे दिया जाए तो पार्ट्स के साथ द का प्रयोग जरूर किया जाता है। ऐसा ही था ना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर भी द का यूज नहीं होगा, यहाँ पर भी द का यूज नहीं होगा, और यही बात तो विशेष है। और यही गलती तो आप करके आओगे एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे, यही गलती मैं आपको हर एक बात गहराई से बताता जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक टू एडवांस। रूल नंबर 1 तो बेसिक था, अब हम लास्ट तक जाते जाते ऐसे रूल्स कर देंगे जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलते। कई बार तो एक साथ सारे रूल्स एक बुक में आपको नहीं मिलते हैं। आप 2, 3, 4 बुक्स पढ़िए, आपको हो सकता सारे रूल्स ना मिले। इसलिए मैं आपके सामने स्पेशल कुछ रूल्स इकट्ठे करके लेकर आया हूँ, जिसमें आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। यानी बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा बचेगा ही नहीं। तो आप ये कह सकते हैं किसी भी कंट्री से रिलेटेड, मेरे कंट्री, स्टेट और प्लेस से रिलेटेड मेरे सारे डाउट्स क्लियर हैं। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति से रिलेटेड मेरे सारे डाउट्स क्लियर हैं। किसी भी बीमारी से रिलेटेड मेरे सारे डाउट्स क्लियर हैं। ऐसे ही हम एक एक टॉपिक को उठाते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, और आप फिर लास्ट में कहेंगे हम कम से कम 40 से 50 ऐसे एक्सेप्शनल रूल कर देंगे। मोस्टली मैं आपको वो रूल्स कराऊंगा जो एक्सेप्शनल में काउंट किए जाते हैं, जो उल्टे चलते हैं, जो सीधे हैं वो कराने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको आते हैं, वो तो आप पहले से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उन रूल्स की जो एक्सेप्शनल में काउंट होते हैं, और ये सारे रूल्स होने के बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। रूल नंबर 4 कहता है ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैंसर ऑन डैश हैंड, और मैंने कहा इसके साथ दा नहीं आएगा, लेकिन आपको तो रीजन बताना है। ऐसे ही नहीं रुकना है कि आपने कहा सर हैंड के साथ दा नहीं लगाएंगे, और मैंने कहा ठीक है आपका आंसर, वेरी गुड बेटा, और आप आगे बढ़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बताना है हैंड के साथ दा का प्रयोग क्यों नहीं किया। अगर मैं आपसे बार बार यही पूछता रहूँगा लंग्स के साथ दा लगा दिया तो क्यों लगा दिया, हैंड से दा हटा रहे हो क्यों, मुझे रीज़न बताइए। अगर आप रीज़न नहीं जानते तो मेरी नज़र में आपका ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। आज तो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में ठीक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो फिर आप कहेंगे अब इसके बारे में तो हमने नहीं सोचा है कि यहाँ पे आपने अभी आप ही कह रहे थे कि बीमारी के नाम के साथ दा लगा दें और पार्ट का नाम, बीमारी से हटा दें और पार्ट का नाम आए तो उस पर लगा दें, और हैंड भी एक पार्ट है। लेकिन अब मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। अगर बीमारी के नाम के साथ, ये है बीमारी का नाम, बीमारी के नाम के साथ हैंड, हेड और फुट का नाम प्रयोग कर लिया जाए, अगर बीमारी के नाम के साथ हैंड यानी हाथ का नाम, हेड सिर, फुट पैर का, बीमारी के नाम के साथ यदि हैंड, हेड और फुट का नाम प्रयोग कर लिया जाए तो इन शब्दों के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनको छोड़ के बाकी के साथ कर लेते हैं।
यानी ये तो एक और एक्सेप्शनल बन गया फिर से आपकी नज़र में। इनके साथ तो नहीं करते हैं, इनके साथ तो नहीं करते हैं, और इनको छोड़ के बाकी के साथ कर लेते हैं। यानी ये 3 आपको याद रखने हैं, बाकी तो कोई भी आ जाए फिर आप लगा देंगे। तो यहाँ तक हमारे रूल नंबर 4 पे आ गए हैं, लेकिन 4 पे तो आगे हैं, एक रूल कंप्लीट नहीं हुआ अभी हम उसी पे चल रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम कहेंगे आज हमारे 3 रूल कंप्लीट हो जाएंगे टोटल अभी तक। पहला कंट्रीज़ का, दूसरा फेमस पर्सन का, और तीसरा डिजीज यानी बीमारियों का। चलिए रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 एक यूनिवर्सल रूल है जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, और ये एक ऐसा यूनिवर्सल रूल है जो आपके आर्टिकल चैप्टर में शुरू से लास्ट तक चलता ही रहेगा, आपके सामने आता रहेगा बार बार। इसलिए आप इसको तो आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से, ये और याद नहीं करना है, सिर्फ समझ लीजिए। रूल नंबर 5 कहते हैं यदि किसी बीमारी का नाम अगर आपके सामने दिया है तो उसके साथ दा जरूर आएगा, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। कहते हैं यदि किसी बीमारी का नाम हिस्ट्री से जोड़ दिया जाए, इतिहास से जोड़ दो बीमारी के नाम को, किसी भी बीमारी के साथ दा आ जाएगा। यानी यहाँ पे कहता है कौन सी बीमारी का नाम जोड़े, आप कैंसर का जोड़ दो, आप फीवर का जोड़ दो, मलेरिया का जोड़ दो, किसी का भी नाम यदि आप हिस्ट्री से जोड़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री से किसी भी बीमारी का नाम। अब मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ, इस रूल नंबर 5 पर आकर पिछले सारे रूल्स उल्टे हो जाते हैं। एक बार फिर से कहता है कि किसी भी बीमारी का नाम आपके सामने आ जाए उसके साथ आप दा का यूज़ कर सकते हैं। वो कोई भी बीमारी हो, वो इनमें से हो या कोई भी बीमारी हो, आप किसी भी बीमारी के नाम के साथ दा का यूज़ कर सकते हैं, दा का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बीमारियाँ हिस्ट्री से कैसे जुड़ती हैं। एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पे कहता है बीमारी के नाम को इतिहास से जोड़ दिया जाए, हिस्ट्री से जोड़ दिया जाए तो उसके साथ दा का प्रयोग जरूर करते हैं। हिस्ट्री से कैसे जोड़ दूँ देख लेते हैं। द फीवर इन 2014। अब हमने कहा द फीवर इन 2014। अब बुखार कैसे हिस्ट्री से जुड़ते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेंगे, एक नहीं हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम एक बार समझेंगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए पहले थोड़ा सा 1 मिनट इसके बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं कि हर साल एक ऐसा सीज़न आता है लगभग जिसमें बुखार, फीवर, डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत सारी बीमारी आपके सामने आती हैं। और जब भी ये बीमारी आपके सामने आती है उस सीज़न में, तो ये लगभग हर साल आता है, ठीक है। जब ये हर साल आता है तो ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन कई साल पहले क्या हुआ, एक बीमारी ऐसी आई, एक बुखार ऐसा आया जिसमें बुखार के ठीक होने के 15-20 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, कुछ लोगों को 6-6 महीने तक पैरों में, हाथों में, जोड़ों में दर्द रहा बहुत दिनों तक। और हमने उसका नाम भी सुना होगा, लगभग सभी ने उसका नाम सुना होगा, चिकनगुनिया के नाम से आपने सुना होगा। अब हम बात कर रहे हैं ऐसी बीमारी के बारे में जो लगभग हर साल इतनी नहीं हो सकता है हर साल लगभग आ जाती हो थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं आती है जितनी जब आई थी। अब एग्जैक्ट मुझे भी ईयर तो याद नहीं है कि वो कौन से ईयर में आई थी, लेकिन हम कह सकते हैं 2-4 साल पहले एक बुखार आया था। और वो बुखार ऐसा था जिससे ठीक होने के बाद शरीर में, हाथों में, पैरों में, जोड़ों में दर्द रहता था, ठीक होने के बाद भी। उसका नाम हमने कहा चिकनगुनिया। अब हम यहाँ पे वैसा ही तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम कई बार कह देते हैं वो बुखार बड़ा खतरनाक था, वो बुखार। और जब भी आप इंग्लिश में या हिंदी में वो शब्द यूज कर रहे हैं ना, तो द के साथ आएगा। द कैंसर, वो कैंसर, कौन सी, अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सी। द मलेरिया, वो मलेरिया, वो कौन सा, जो जब हुआ था, तब आया था, वहाँ हुआ था, उसको हुआ था, फिर आप द के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं
जिसमें आप कहेंगे कि द का यूज़ किया जा सकता है। और द का यूज़ जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको सोचना है कि इसमें द लगाने पर क्या रीज़न होगा, हटाने पर क्या रीज़न होगा, हर किसी में। तो यहाँ पर आपने हिस्ट्री के साथ जोड़ दिया तो यहाँ पर लगा देंगे, और नॉर्मली इसके साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारे पास अब आपको याद रखना है, जब भी आप किसी भी वर्ड में हिंदी बनाते समय ऐसा कोई वर्ड यूज़ करेंगे, किसी भी सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेंटेंसेस को पढ़ भी रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे वो बुक देना, वो बुक। जब आप ऐसा कह रहे हैं ना वो बुक, तो यहाँ पर आपको एक पहचान बतानी पड़ेगी, वो बुक कौन सी जो मैंने अभी दी थी, तो द के साथ आएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली कह रहे हैं कि मुझे एक बुक देना, अब द के साथ यूज़ नहीं होगा। जब आप ऐसा कहते हैं ना वो बुक, वो घर, वो पुस्तक, वो व्यक्ति, तो वो द के साथ यूज़ किया जाता है। और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारा ये एक रूल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक हमारा ये एक रूल कंप्लीट हो जाता है। और ये होने के बाद अब हम आएंगे नेक्स्ट रूल पर, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या समझा है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर हो ही जाएगा। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की किसी भी बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, फर्स्ट रूल। और आपको अभी साथ के साथ याद भी हो जाएगा, किसी भी बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ बीमारियों के नाम के साथ द का प्रयोग जरूर किया जाता है। अब हमने कहा कुछ बीमारियों के नाम के साथ द का प्रयोग जरूर किया जाता है, ठीक है। अब ये कुछ मम्स, मिसल्स, फ्लू, प्लेग। और मम्स मतलब कि आपको मैंने बताया गले की बीमारी है, मिसल्स चेचक है, फ्लू एक वायरस की तरह से काम करता है, और प्लेग आपको हिंदी में भी प्लेग के नाम से ही जानते हैं। इनके साथ द का यूज़ प्रचलन में है, लगाते आ रहे हैं, लगता रहेगा, लगाते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब कहते हैं रूल नंबर 3, किसी भी बीमारी के नाम के साथ अगर शरीर के पार्ट का नाम ऐड कर दिया जाए, बीमारी के नाम के साथ शरीर के पार्ट का नाम ऐड कर दिया जाए, तो शरीर के पार्ट के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। बीमारी के साथ नहीं कह रहा हूँ, शरीर के पार्ट के साथ जरूर करते हैं। रूल नंबर 3। अब कहता है रूल नंबर 4, अगर बीमारी के नाम के साथ शरीर के पार्ट का नाम ऐड कर दिया जाए और शरीर के पार्ट में हैंड, हेड और फुट का नाम दिया गया हो, हैंड, हेड और फुट का नाम दिया गया हो, तो इनके साथ द का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी के साथ द का यूज़ किया जाता है। और हमने कहा इसका भी एक नेक्स्ट जाके फिर इसका, और ये जो रूल नंबर 5 है ना, ये पिछले सभी रूल्स का एक्सेप्शनल है। इसमें हम कह सकते हैं ये सबसे उल्टा चलता है। यहाँ पर अगर किसी भी बीमारी का नाम, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किसी भी बीमारी का नाम, कोई नाम नहीं ले रहे हैं, सारी किसी भी बीमारी का नाम अगर हिस्ट्री से जोड़ दिया जाए तो बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग, किसी भी बीमारी का नाम इतिहास से, हिस्ट्री से जोड़ दिया जाए तो बीमारी के नाम के साथ द का प्रयोग जरूर करते हैं। और आपके सामने ये एक रूल बीमारी से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसको देखिए, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो मुझे बताइए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे, सेकंड रूल। और सेकंड रूल पे आएंगे, और मैंने आपको एक सेंटेंस अभी बताया भी था जो कि आप उसे सोल्व करके बताएंगे मुझे कि आंसर क्या है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो सेकंड रूल पर आते हैं। अब सेकंड में आज के लिए सेकंड मीन्स, आज के लिए सेकंड रूल क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल। और एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं जो आप मोस्टली डेली लाइफ में अपने सामने यूज़ करते हैं। और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और फिर भी आप गलत कर देते हैं कई बार। बात करते हैं, और छोटा सा रूल है, हम कह सकते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग मीन्स इमारत। आपके सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। आपका घर भी एक बिल्डिंग हो सकता है, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, सेंटर, कोचिंग सेंटर, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपके सामने हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिल्डिंग के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? ये सवाल तो लास्ट तक आपके सामने चलता रहेगा कि करते हैं या नहीं करते हैं।
किसी भी बिल्डिंग के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, इन दोनों में से आपको एक बताना है, और कौन सा। अब आप सोच रहे होंगे कि कई बार कर लेते हैं, कई बार नहीं। चलो इसी की बात कर लेते हैं। आई गो टू टेम्पल। आई गो टू टेम्पल, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होगा क्योंकि हमें एक फिलअप भी देना है। आई गो टू टेम्पल टू वर्शिप। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ आप थोड़े से डाउटफुल हो सकते हैं कि पता नहीं बिल्डिंग के साथ सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस तो है नहीं, उसके बिना हम आंसर कैसे बताएं। अब आपके सामने सेंटेंस है और अब आपको यहाँ बताना है कि दा लगाओगे या नहीं लगाओगे। और आप फिर से वही सोच रहे होंगे कि एक बार दा के साथ पढ़ के देख लेते हैं, एक बार बिना दा के, जो अच्छा लगेगा वो आंसर होगा। लेकिन अच्छा लगना तो आंसर होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको रीज़न भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि लगा दें तो उसका रीज़न क्या है, अगर आपको लगता है हटा दें तो उसका रीज़न क्या है। यानी लगाएंगे क्यों और हटाएंगे क्यों, वो बात यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लगाने का रीज़न क्या है और हटाने का रीज़न क्या है। आई गो टू डैश टेम्पल टू वर्शिप, और हमारा नेक्स्ट रूल यही है जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। तो ऐसे किसी भी रूल के लिए जिसमें अब ज़रूरी नहीं है यहाँ सिर्फ टेम्पल, आपके सामने एग्ज़ाम में टेम्पल ही आए, आपके सामने हॉस्पिटल आ सकता है, चर्च आ सकता है, मॉस्क आ सकता है, यानी मस्जिद, मंदिर, हॉस्पिटल, चर्च, एनी बिल्डिंग। हम बिल्डिंग ना कह के हम कह सकते हैं एनी बिल्डिंग, और किसी भी बिल्डिंग के नाम के साथ दा का प्रयोग। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, एक बार करते हैं और एक बार नहीं करते हैं, एक बार करते हैं और एक बार नहीं करते हैं, दो ही रूल हैं। तो एक छोटा सा रूल है जिसकी हम बात करेंगे। अब बात करेंगे कि कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। फिर से वही, करेंगे तो क्यों और नहीं करेंगे तो क्यों। आई गो टू डैश टेम्पल टू वर्शिप, और यहाँ पर हमारा आंसर होगा दा का यूज़ नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे। आई गो टू टेम्पल और सेंटेंस करेक्ट होगा आई गो टू टेम्पल टू वर्शिप, दा का यूज़ नहीं होगा, यानी यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर कब करते हैं और बात रीज़न की करनी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे पहले आपको किसी भी बिल्डिंग की मोरल ड्यूटी फाइंड आउट करनी है। यानी मोस्टली आपको पता भी होगा, और ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, किसी भी बिल्डिंग की मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी मीन्स नैतिक उद्देश्य, नैतिक कर्तव्य क्या बनता है, बिल्डिंग किस लिए बनाई है। और यहाँ पर आपको देखना है बिल्डिंग किस लिए बनाई है और आप क्या करने गए हैं। यानी वो बिल्डिंग जिस काम के लिए बनाई गई है, अगर आप वही काम करते हैं, वही काम करने के लिए वहाँ पर गए हैं, तो उसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। लेकिन वो बिल्डिंग किस काम के लिए बनाई है और आप उससे कोई अलग काम वहाँ पर करते हैं, तो उसके साथ दा का यूज़ ज़रूर होगा। देखते हैं, समझते हैं इस रूल को। और मैंने आपको दोनों का रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा आप बताइए, मंदिर किस लिए बनाए गए हैं, पूजा करने के लिए। मंदिर किस लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए। अब मंदिर गया है पूजा करने के लिए, तो मंदिर की मोरल ड्यूटी क्या है। यानी मंदिर जो बिल्डिंग है हमारे सामने, एक जो बिल्डिंग आपके सामने बनाई है जो कि मंदिर है, उसका यानी आपके सामने पहला काम क्या है कि हम वहाँ किस लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए। तो इसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट रूल। अब कहता है यदि कई बार हम सुनते हैं आई गो टू डैश टेम्पल। अब सेंटेंस तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज किया है। आई गो टू डैश टेम्पल टू प्ले क्रिकेट। अब हमने कहा मंदिर में है एक ग्राउंड और वहाँ पर गया है क्रिकेट खेलने के लिए, और दा लगाएं या हटा दें, और यहाँ पे कहेगा अब लगा दो, क्योंकि अब लगा दो क्योंकि मंदिर किस लिए बनाया है। क्या मंदिर क्रिकेट खेलने के लिए है, नहीं। तो फिर क्रिकेट खेलने के लिए तो ग्राउंड होता है। आप क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, खेलने को तो आप गली में भी खेल लेते हैं,
खेलने को आप अपने घर में भी खेल सकते हैं, लेकिन यही चीज़ तो आपको शो करेगी कि दा लगाना है या नहीं लगाना है, हटा दें या लगा दें। अगर बिल्डिंग का प्रयोग, अगर किसी भी बिल्डिंग का प्रयोग उसकी मोरल ड्यूटी के लिए किया गया है, जिस काम के लिए वो बनाई गई है उसी के लिए यूज़ किया गया, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग का प्रयोग मोरल ड्यूटी से अलग किसी और काम के लिए किया गया है तो वो स्पेशल बन गई और वहाँ पे उसके साथ द का यूज़ करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल किस लिए जाते हैं? ट्रीटमेंट कराने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए, तो वहाँ पर द का यूज़ ऐसी कंडीशन में आप उसके साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल जाते हो, बाई चांस आप कह सकते हैं मैं हॉस्पिटल, सेंटेंस बनाने के लिए मैं हॉस्पिटल जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। अब हॉस्पिटल का काम क्रिकेट खेलना तो नहीं है, तो उसके साथ द का यूज़ होगा या नहीं होगा? अब हॉस्पिटल की मोरल ड्यूटी आपने चेंज कर दी तो वहाँ पर द लगा दीजिए। और अगर हॉस्पिटल का यूज़ उसी काम के लिए करोगे जिसके लिए वो बनाया गया है तो द हटा दीजिए। बड़ा ही सिंपल और एक सीधा सा रूल है जिसे आप पेपर में बहुत बार गलत कर देते हैं। बहुत सिंपल और सीधा सा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर हम वोकैब पे आएंगे और लास्ट 10 मिनट हम वोकैब पे भी स्पेंड करेंगे उसी के लिए। नेक्स्ट रूल हमने पहला रूल किया बीमारियों के लिए, किसी भी डिजीज़ के लिए, और सेकंड पर आए जो कि था नेम ऑफ द बिल्डिंग के लिए। अब आपके सामने कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत हो सकती है और यहाँ पे हम कह सकते हैं नेम ऑफ द बिल्डिंग या बिल्डिंग के साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी बिल्डिंग आपके सामने दी गई है, वो हो सकती है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल या कोई भी बिल्डिंग, और बिल्डिंग के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। दूसरा, अब हमने कहा करते भी हैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 रूल बनेंगे, एक बार करेंगे और एक बार नहीं करेंगे। अगर बिल्डिंग का प्रयोग, अगर किसी भी बिल्डिंग का प्रयोग उसकी मोरल ड्यूटी से अलग किसी भी काम के लिए कर लिया जाए, मोरल ड्यूटी मीन्स जिस काम के लिए वो बिल्डिंग बनी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ मंदिर किस लिए बना है? पूजा करने के लिए। वो क्या करने गया? पूजा करने गया है, तो यहाँ पर दाखिल इसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर मंदिर गया है पूजा के लिए मतलब पूजा करने के लिए, तो इसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। लेकिन मंदिर गया है क्रिकेट खेलने के लिए, अब मंदिर का काम क्रिकेट खेलना तो नहीं है, तो इसके साथ दा का यूज़ ज़रूर होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना के देख सकते हैं। हॉस्पिटल किस लिए गया है, मंदिर किस लिए गया है, स्कूल किस लिए गया है, कॉलेज किस लिए गया है, और यहाँ पे सेंटेंस में वो आपके सामने क्या कहना चाहता है और दा लगाएंगे या हटाएंगे। ऐसे बहुत सारे रूल आप बना के देख सकते हैं। चलिए, अभी ये रूल हमारा कंप्लीट हो जाता है। आज हमारा जो सेकंड रूल था वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार 2 मिनट के लिए रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमने पहला रूल आज जो किया वो था नेम ऑफ द डिजीज़। पहला, नेम ऑफ द डिजीज़, बीमारियों के नाम के साथ, किसी भी बीमारी के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा, कुछ बीमारियों के नाम के साथ दा का प्रयोग हमेशा किया जाता है। वो कुछ कौन सी है? उसमें आपने कहा मिसल्स, मम्स, प्लेग, फ्लू। ठीक है। और थर्ड पे आए, अगर बीमारी के नाम के साथ शरीर के पार्ट का नाम जोड़ दिया जाए तो उसके साथ दा का प्रयोग, शरीर के पार्ट का नाम जोड़ दिया जाए तो पार्ट्स के साथ दा जरूर यूज़ करते हैं। फिर हमने कहा अगर पार्ट्स के साथ भी अगर हैंड, हेड और फुट का नाम दिया गया तो इनके साथ दा यूज़ नहीं करते हैं। और लास्ट रूल पे हम आए, अगर किसी बीमारी का नाम हिस्ट्री यानी इतिहास से जोड़ दिया जाए तो उसके साथ दा का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। फिर हमने बात की किसी बिल्डिंग के लिए। अब बिल्डिंग की अगर बात करते हैं तो किसी भी बिल्डिंग के साथ दा का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अब यहाँ पे दोनों बताने होंगे, किया भी जा सकता और नहीं भी, और दोनों में से फिर हम किसी एक पे जाएंगे। हमने कहा अगर बिल्डिंग का प्रयोग, जो बिल्डिंग है उसका काम क्या है और आप क्या काम करने गए हैं, अगर आप उसी काम के लिए गए हैं जिसके लिए वो बनाए गए हैं तो वहाँ पर उसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। लेकिन आप कोई ऐसा काम करने गए हैं जो बिल्डिंग के, जिसके लिए बिल्डिंग नहीं बनाई गई, तो दा का यूज़ ज़रूर होगा। अब वो कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल टू रीड, मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए। अब बताइए स्कूल का काम क्या है? पढ़ना, पढ़ाना। इसका मतलब दा नहीं आएगा। अब एक कहता है मैं स्कूल जाता हूँ खेलने के लिए, क्या स्कूल में खेल नहीं सकते हैं? स्कूल में नहीं खेल सकते हैं, स्कूल के ग्राउंड में खेलना होगा, इसलिए दा का यूज़ ज़रूर करेंगे। क्योंकि स्कूल में खेलने के लिए ना, ये नहीं कह सकते स्कूल गया है खेलने के लिए, नहीं, स्कूल के ग्राउंड में जाना पड़ेगा उसको खेलने के लिए। तो यहाँ पर हमें उसको देखना पड़ेगा कैसे यूज़ किया गया है।
तो आज वोकैब की बात करते हैं और हर क्लास में मोस्टली सेशन रखेंगे एक वोकैब से रिलेटेड भी। आज भी हमने सिर्फ 2 रूल किए हैं। आज हम जो बात करेंगे, हम एक ही वर्ड से लगभग 8 से 10 वर्ड याद कर देंगे, जिसे हम मोस्टली जोड़कर यूज़ करते हैं। और हमारे जितने भी वर्ड होंगे उन सभी में एक लास्ट वर्ड जो होगा वो होगा साइड। अब आप इसे याद कर लें तो आपका आधा काम इसी पे ख़त्म हो जाता है। और साइड का मतलब होता है मर्डर, हत्या, दैट इज़ साइड। एक होता है SID साइड, लेकिन यह CIDE, इसलिए आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं CIDE साइड, और साइड का मतलब होता है मर्डर, हत्या। यानी आज हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो होंगे मर्डर से रिलेटेड, हत्या से रिलेटेड। जैसे पहला वर्ड आता है पैट्री साइड, और मैंने आपको बताया साइड का मतलब हत्या होगा, और इनको याद रखना बहुत आसान है। पहला वर्ड हमारे पास जो आया वो है पैट्री, और पैट्री जो बना है ये संस्कृत एक शब्द पितृ से बना है, यानी पितृ मतलब पिता। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ फादर, पिता की हत्या, दैट इज कॉल्ड पैट्रीसाइड। और आपको याद रखना है साइड का मतलब होगा हत्या। सेकंड, अब इसी से मिलता जुलता सेकंड बनता है मैट्री, और मैट्री शब्द भी बना संस्कृत के मातृ धातु से, मातृ शब्द से, जिसे हम कह सकते हैं मैट्री मतलब माता। और मर्डर ऑफ मदर, दैट इज कॉल्ड मैट्रीसाइड। यानी आपने 2 वर्ड किए, पैट्री मतलब पिता, साइड मतलब हत्या, साइड मतलब हत्या। और जितने भी हम वर्ड करेंगे सभी के लास्ट में आपको एक वर्ड मिलेगा जो कि साइड। पैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ फादर। मैट्रीसाइड, मैट्री मीन्स मातृ, माता, दैट इज मर्डर ऑफ मदर। नेक्स्ट इज एपिसाइड, एपिसाइड। और आप जानते होंगे एपी का मतलब क्या होता है। एपी का मतलब होता है बीज, बीज मीन्स मधुमक्खियाँ। और आप साइड का मतलब जानते ही हैं, यानी आप कह सकते हैं टू किल द बीज। अब मधुमक्खियों को तो मर्डर नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं टू किल द बीज, एपिसाइड, टू किल द बीज, मधुमक्खियों की हत्या, जिसे हम कहेंगे एपिसाइड। यहाँ पर आप एक वर्ड याद करेंगे जो कि होगा एपी। नेक्स्ट आता है एवी, AVI, और साइड। साइड आपको सभी के साथ जोड़ना है, और साइड तो आप जोड़ते ही रहेंगे हर वर्ड के साथ जो आपका मीनिंग देगा। एवी साइड, एवी मीन्स बर्ड्स, टू किल द बर्ड्स, पक्षियों की हत्या। जब कहीं कहीं पर बहुत सारे पक्षियों को मार दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एविसाइड, एवी। आपने एक वर्ड कई बार सुना होगा जेनोसाइड, जेनोसाइड। साइड मीन्स हत्या, मर्डर, और जेनो मीन्स यू कैन से जनरेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल। आपने एक मूवी देखी होगी कश्मीर फाइल्स, और कश्मीर फाइल्स में जेनोसाइड वर्ड का यूज़ बहुत बार किया गया है। जेनो का मतलब किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष के बहुत सारे लोगों को एक ही स्थान पर एक साथ मार देना। इसी जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं जनसंहार, नरसंहार। धर्म विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष के लोगों को एक साथ एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों को मार देना, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। द मर्डर ऑफ any special, it may be caste, it may be religion, किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी समुदाय के, किसी कंट्री के, कहीं के भी एक जैसे लोगों को एक साथ मार देना, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। नेक्स्ट एमबी साइड। एमबी मीन्स फ्रेंड, द मीनिंग ऑफ एमबी इज फ्रेंड। और साइड तो आपको याद हो ही गया होगा, साइड का मतलब मर्डर।
यानी हम कह सकते हैं मर्डर ऑफ फ्रेंड, मित्र की हत्या, दैट इज कॉल्ड एम्बीफ्रेंड, एम्बीसाइड, एम्बीसाइड, एम्बी मीन्स फ्रेंड और साइड मीन्स मर्डर यानी कि हत्या। नेक्स्ट वन इज कैनिसाइड, दैट इज डॉग, साइड मीन्स मर्डर, या आप कह सकते हैं टू किल। आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं मोस्टली, इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके लिख रहा हूँ। टू किल द डॉग, इट मे बी डॉग, इट मे बी डॉग्स, कुत्ते की हत्या या कुत्तों को मार देना, दैट इज कॉल्ड कैनी, यानी साइड आपको उसी के साथ याद रखना है। नेक्स्ट इज पोइट, और पोइट से बनाया पोइटिसाइड, और ये एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में या कहीं भी आप इसे देख लेते हैं और आपके सामने मिलता होगा, पोइटिसाइड, और हॉस्पिटल्स वगैरह में मोस्टली लिखा रहता है, या आप इसे हिंदी में कह सकते हैं पोइटिसाइड। पोइट मीन्स भ्रूण और साइट मीन्स मर्डर यानी हत्या। टू किल या मर्डर ऑफ एम्ब्रियो, मर्डर ऑफ एम्ब्रियो, और यहाँ पर मीनिंग एम्ब्रियो का मतलब है जन्म से पहले के बच्चे की हत्या। आप हिंदी में कह सकते हैं भ्रूण हत्या, आपने बहुत बार एक स्लोगन सुना होगा, भ्रूण हत्या महापाप है, दैट इज पोइटिसाइड। पोइट मीन्स भ्रूण, साइड मीन्स हत्या। मर्डर ऑफ एम्ब्रियो, जन्म से पहले के, लेकिन जन्म से पहले की। और यहीं पर आप कई बार एक वर्ड सुनते हैं फीमेल पोइटिसाइड, फीमेल पोइटिसाइड, और यहाँ पर जब आपने इसके साथ मेल या फीमेल जोड़ दिया तो अब आप इसे कह सकते हैं कन्या भ्रूण हत्या, दैट इज फीमेल पोइटिसाइड, और ये बनता है कन्या भ्रूण हत्या, यानी जन्म से पहले के लड़की की हत्या, दैट इज कॉल्ड फीमेल। यानी साथ में मेल या फीमेल जोड़ने पर आप इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन पोइट में हम ये नहीं बताते हैं, पोइट में हम ये नहीं कहते हैं कि वो मेल है या फीमेल, लेकिन यहाँ पर साथ में मेंशन करने पर पता चलेगा दैट इज़ फीमेल पोइटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। ओके, एक होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने कहा जन्म से पहले का, अगर जन्म के बाद का है तो, अगर जन्म के बाद का है तो आप कह सकते हैं इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु और इन्फेंटिसाइड होता है शिशु हत्या, जन्म के बाद के किसी भी छोटे बच्चे का मर्डर की हत्या, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। मुझे लगता है आपके लिए वर्ड्स काफ़ी होंगे, आज हमने जो वर्ड किए हैं लगभग 10 के आसपास वर्ड हो गए होंगे, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ और फिर इसी के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आया दैट इज़ मैट्री, और मैट्री का मतलब है दैट इज़ पेट्री, पेट्री का मतलब है पिता, पेट्रीसाइड मर्डर ऑफ फादर, पिता की हत्या। सेकंड वर्ड इज़ मैट्री, और मैट्री का मतलब है माता, यानी मर्डर ऑफ मदर, माता की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है एपी, और एपी का मतलब है बीज, यानी मधुमक्खियाँ, टू किल द बीज, मधुमक्खियों को मार देना। एवी, और द मीनिंग ऑफ एवी इज़ बर्ड, और साइड आपको पता ही है, साइड तो आपको याद हो ही गया होगा यहाँ तक, तो एविसाइड बर्ड्स की हत्या। जेनोसाइड, मर्डर ऑफ एनी स्पेशल कास्ट, रिलीजन और किसी भी समुदाय विशेष के लोगों की हत्या, दैट इज जेनोसाइड, जनसंहार, नरसंहार। एम्बीसाइड, एम्बी मीन्स मर्डर ऑफ फ्रेंड, एम्बी मीन्स फ्रेंड, और दैट इज मर्डर ऑफ फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड एम्बीसाइड। नेक्स्ट इज कैनिसाइड, दैट इज टू किल द डॉग, कुत्ते की हत्या, कुत्तों की हत्या, कुत्ते को मार देना। और फोइटिसाइड, फोइट मीन्स मर्डर ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण हत्या। लेकिन अगर इसी के साथ मेल या फीमेल शब्द साथ में जोड़ दिया जाए तो फीमेल फोइटिसाइड आपने बहुत बार सुना होगा, कन्या भ्रूण हत्या। और यहाँ पे आता है इन्फेंटिसाइड, ये जन्म से पहले का बच्चा, जो फोइट होता है जन्म से पहले का बच्चा, और इन्फेंट होता है जन्म के बाद का बच्चा। इन्फेंट मीन्स शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड 1 महीने का 2 महीने का छोटा बच्चा, दैट इज़ इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड। तो इसी प्रकार के रूल्स और वोकैब के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे,
और हम नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करेंगे हमारे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये क्लास, ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और हम इस पर कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, ये वीडियोज़ ऐसे ही चलती रहेंगी। सो थैंक्स अ लॉट।